नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियां। संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं उसकी आज ये हमारी रहेगी क्लास नंबर 12, जिसके अंदर दर्शे सर्वे और दर्शे सर्वे जो अधिगम के साधन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दर्शे सर्वे साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को हर बार मिलता है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहें। और ये जो टॉपिक है इसको एक बार जरूर देखिए। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर एक एक क्लास को आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले एक बार जो दर्शे सर्वे और दर्शे सर्वे साधन है उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे, फिर है जो उनके बारे में विस्तृत अध्ययन है वो करेंगे इसी क्लास के अंदर दोस्तों। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हैं हम देखते हैं दर्शो उपकरण। दर्शे उपकरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में दोस्तों। तो यहां पर देखिए, दर्शे उपकरण दो प्रकार के, एक होते हैं अप्रक्षेपी, दूसरे होते हैं प्रक्षेपी। प्रक्षेपी यानी कि जो दर्शे उपकरण होते हैं जो यांत्रिक होते हैं उनको प्रक्षेपी, और जो यांत्रिक नहीं होते हैं वो अप्रक्षेपी होते हैं दोस्तों। अप्रक्षेपी यानी अयांत्रिक है, उनके अंदर देखिए श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएं, प्रतिकृति, पाठ्य पुस्तक, ये सभी अप्रक्षेपी में आते हैं। जबकि जो यांत्रिक या प्रक्षेपी है उसके अंदर प्रोजेक्ट और चित्र विस्तारक ये आते हैं दोस्तों। ये होते हैं आपके दर्शे उपकरण। अब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन है, एक बार इनको देखने के बाद हम करेंगे। दर्शे उपकरणों के बाद हम बात करें सर्वे उपकरणों की, तो ये रहे आपके सर्वे उपकरण, जैसे आकाशवाणी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, टेली टीचिंग, ये सभी क्या है आपके सर्वे उपकरण है दोस्तों। सर्वे के बाद हम देखते हैं दर्शे सर्वे उपकरण कौन कौन से होते हैं। दर्शे सर्वे उपकरण, तो देखिए दूरदर्शन, दर्शे सर्वे अभिलेख, सिनेमा, कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला। अब यहां पर हमने देख लिए दर्शे उपकरण जिनको सिर्फ हम देखते हैं, आवाज नहीं सुनाई देती, वो दर्शे उपकरण होते हैं। सर्वे उपकरण जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वे उपकरण। दर्शे सर्वे जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम सुन भी सकते हैं, वो होते हैं दर्शे सर्वे उपकरण दोस्तों। अब देखिए इनके अलावा सहगामी सामग्री भी होती है। सहगामी सामग्री के अंदर जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि सम्मेलन, निबंध लेखन, विचार गोष्ठी, सुभाषित या पहेलियां, ये सहगामी सामग्री या सहगामी अधिगम जो साधन है उनके अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है। और एक बचता है हमारा क्रियात्मक सामग्री। क्रियात्मक सामग्री के अंदर जैसे पर्यटन, हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां से जो हम अधिगम करते हैं वो एक क्या होता है, साधन ही होता है। प्रदर्शनी होती है, अभिनय होता है, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती है, गीत, दिवस आयोजन या पांडुलिपि, ये सभी क्या आपके क्रियात्मक साधन होते हैं दोस्तों। तो कुल जो आपको यहां पर मुख्य रूप से अध्ययन करना है वो करना है दर्शे सर्वे और दर्शे सर्वे का। तो चलते हैं सबसे पहले दर्शे साधनों की ओर। किन्हें कहते हैं, क्या है ये देखते हैं मित्रों। वे साधन, दर्शे साधन वे साधन है जिनको प्रत्यक्ष में देखकर छात्र किसी विषय को सुगमता से समझते हैं। जिनको क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष में देखा जाता है और उनको समझा जाता है, वो कहलाते हैं दर्शे साधन। समझे, इनमें सुनाई नहीं देता है, सिर्फ देखा ही देता है दोस्तों। यह शिक्षण में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य साधनों की तुलना में सस्ते होते हैं और क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। इनको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक है सामान्य दर्शे, दूसरे यांत्रिक दर्शे। सामान्य दर्शे के अंदर जिनको हमने अप्रक्षेपी पढ़े थे ना, अप्रक्षेपी ये होते हैं सामान्य। और यांत्रिक के अंदर वह साधन जो प्रक्षेपी यानी कि यांत्रिक होते हैं, जिनमें यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिनके बारे में हमने ऊपर देखा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो सामान्य दर्शे साधन है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, कौन कौन से इनमें। तो देखिए सामान्य दर्शे साधन, ये वे साधन है जिनके लिए किसी प्रकार की विद्युत अथवा मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य दर्शे साधनों के लिए ना विद्युत चाहिए, ना किसी मशीन की है जो इनमें आवश्यकता होती है। शिक्षक स्वयं ही कक्षा में इन्हें प्रयोग कर सकता है दोस्तों। जिनमें पहला आता है हमारा, वो है दोस्तों श्यामपट्ट। देखिए श्यामपट्ट के बारे में, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड दोस्तों।
गद्य पद्य कथा व रचना शिक्षण करते समय पाठ के महत्वपूर्ण अंशों तथ्यों शब्दावली के स्पष्टीकरण हेतु पाठ्य पुस्तक का विशेष श्यामपट्ट का क्या होता है, विशेष महत्व होता है दोस्तों। पाठ में आए जटिल पदों, पाठ के अंदर जो जटिल पद यानी जो शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो पाठ के अंदर जो भी जटिल पद आते हैं, जटिल स्थल आते हैं, उनकी व्याख्या हेतु चित्रों या रेखा चित्रों को बनाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्यामपट्ट की। और शिक्षक श्यामपट्ट का क्या करता है, प्रयोग करता है दोस्तों। व्याकरण शिक्षण करते समय आगमन निगमन विधि से किसी सूत्र को समझाने में भी श्यामपट्ट एक अत्यंत सहायक उपकरण होता है। अगर आगमन निगमन जो विधि है, जो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं हम, अगर उसके द्वारा भी एक शिक्षक कक्षा में अध्ययन करवा रहा है, अध्यापन करवा रहा है, तो भी श्यामपट्ट है जो मुख्य रहता है। इनके अलावा देखिए श्यामपट्ट का और क्या आवश्यकता है, मौखिक शिक्षण के साथ साथ श्यामपट्ट में यथोचित प्रयोग से बालक के नेतेंद्रिय भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे बालक का ज्ञान सुदृढ़ व स्थायी होता है तथा सुनने और देखने में एक साथ क्रिया से अवधान में एकाग्रता आती है दोस्तों। कक्षा में अभ्यास कार्य करवाने में श्यामपट्ट सहायक होता है। कक्षा के अंदर आप अभ्यास कार्य करवाते हैं तो भी क्या है, श्यामपट्ट आवश्यक होता है, सहायक होता है दोस्तों। इससे छात्रों में लेखन कौशल का क्या होता है, विकास। श्यामपट्ट से छात्रों में लेखन कौशल का विकास होता है दोस्तों। तो यह था श्यामपट्ट, सामान्य या अप्रक्षेपी दर्शे साधन। 2 नंबर पर आएगा आपका चित्र दोस्तों। देखिए चित्र के बारे में, संस्कृत भाषा शिक्षण को रोचक व सुग्राह्य बनाने के लिए शिक्षक रंगीन व आकर्षक चित्रों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियां, तो हम यहां पर बात संस्कृत की करेंगे। अन्यथा मित्रों कोई सा भी विषय हो, अगर उसका अध्ययन करें तो चित्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अध्ययन के अंदर। चित्र के माध्यम से अमूर्त वस्तु तथा उसकी संकल्पना है जो मूर्तिमान हो उठती है। जो अमूर्त वस्तु है उसकी मूर्तिमान यानी कि मूर्त संकल्पना हमारे दिमाग में आ जाती है। अक्षर ज्ञान के लिए चित्र प्राथमिक स्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर अक्षर ज्ञान की बात करें, जब हम क ख ग घ इनका ज्ञान कराते हैं तो वहां पर भी चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना व कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने में भी चित्र क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब देखिए आगे मित्रों, आगे है चित्रों के बारे में। संस्कृत माध्यम में पढ़ाई जा रही कथा में चित्रों का प्रयोग अत्यंत लाभदायक रहता है। संस्कृत के अंदर कथा पढ़ाए तो वहां पर जो चित्रों का प्रयोग है वो क्या होता है, लाभदायक होता है दोस्तों। रचना शिक्षण करते समय चित्रों के द्वारा छात्रों से रचना कार्य करवाया जा सकता है। अगर रचना से संबंधित कुछ आप अध्ययन करवा रहे हैं तो वहां पर भी आप चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इससे छात्रों में निरीक्षण करने व विश्लेषण करने की प्रवृत्ति है वो चित्रों के द्वारा क्या होती है, जागृत होती है दोस्तों। तो श्यामपट्ट, चित्र और चित्र के बाद आता है आपका मानचित्र दोस्तों। देखिए मानचित्र के बारे में, संस्कृत भाषा शिक्षण करते समय छात्रों को किसी नगर की ऐतिहासिक तथा भौगोलिक स्थिति समझाने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सीधा यही आता है कि किसी नगर की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस साधन का प्रयोग करेंगे, मानचित्र का। जैसे बात करें नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला आदि की स्थिति दर्शाने में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्र का। आगे देखिए, छात्रों को वर्तमान स्थिति से भी अगर आप अवगत कराना चाहते हैं तो वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं हम, मानचित्र का। प्राचीन काल में दूसरे नाम से जाने जाने वाले नगरों को वर्तमान नाम व स्थिति स्पष्ट करने हेतु नदियां व पर्वतों की स्थिति बताने हेतु भी क्या है, मानचित्र आवश्यक होते हैं दोस्तों। और छात्रों को पुरातात्विक स्थानों के बारे में अवगत कराना है अगर आपको, तो भी आप मानचित्र का सहारा ले सकते हैं। मानचित्र से आगे हमारा आता है दृश्य साधनों में रेखा चित्र। देखिए, रेखाओं द्वारा आकृति प्रदान करके भी विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। रेखाओं के द्वारा अगर आप आकृति देते हैं तो उससे भी आप विषय वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र, प्रतिकृति आदि के अभाव में अध्यापक इनका प्रयोग भाषा शिक्षण में भी कर सकता है।
चित्र है, प्रतिकृति है आदि के अभाव में चित्र प्रतिकृति नहीं है, तो वहां पर रेखा चित्र का प्रयोग क्या कर सकता है अध्यापक? भाषा शिक्षण के अंदर कर सकता है। किसी बिंदु का वर्गीकरण दर्शाने में भी जो रेखा चित्र है वो सहायक होते हैं। कोई बिंदु है, कोई टॉपिक है, उसका वर्गीकरण दर्शाना है तो वहां पर रेखा चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दृश्य साधन आएगा वो है चार्ट। दोस्तों क्या होता है चार्ट? देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण करते समय तुलनात्मक अध्ययन करवाने के लिए शब्द रूप तथा धातु रूपों का विभिन्न विभक्तियों में स्वरूप बताने की दृष्टि से समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग तथा कारकों का ज्ञान प्रदान करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप धातु रूप पढ़ा रहे हैं, आप संधि पढ़ा रहे हैं, आप समास पढ़ा रहे हैं, आप शब्द रूप पढ़ा रहे हैं, तो आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट पर सब कुछ लिखी हुई होती है और वहां से आप छात्रों को समझा सकते हैं। वचन, लिंग, काल, क्रिया के आधार पर रूपांतरित शब्दों के चार्ट भी विषय समझाने में सहायक हो सकते हैं। वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्रिया के आधार पर, काल के आधार पर जो अलग अलग चार्ट होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। चार्टों में चित्रों व तथ्यों का सुंदर समन्वय कर विषय को सरल बनाया जा सकता है। चार्ट के अंदर आप चित्र बना सकते हैं, जो विषय आप ले रहे हैं उसका समन्वय ऐसे करें कि वो बहुत ही सरल हो। इससे भी हमारा जो है अध्यापन है वो सरल बन सकता है। आगे देखिए चार्ट के बारे में, छात्रों के अधिगम में अधिक सहायक होते हैं। चार्ट है जो अधिगम यानी सीखने में क्या होते हैं? अधिक सहायक होते हैं। प्रतिकृति, भित्ति पत्रिका, भित्ति पत्रिका, पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, संग्रहालय आदि भी क्या होते हैं? ये सभी क्या है? दृश्य साधन है। प्रतिकृति हो, भित्ति पत्रिका हो, पत्र पत्रिकाएं हो, पाठ्य पुस्तक हो, संग्रहालय हो, ये सभी आपके सामान्य दृश्य यानी अप्रक्षेपी दृश्य होते हैं। अब 2 नंबर पे दृश्य साधनों में आते हैं हमारे यांत्रिक दृश्य साधन, जिनको हम प्रक्षेपी साधन बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए, आज यंत्रों ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है, अतः शिक्षा भी इससे क्या नहीं रही है? अछूत ही नहीं रही है। और जब आप अभी जो ये क्लास ले रहे हैं इसके अंदर आपके सामने ये यांत्रिक साधन ही है। दोस्तों अगर आप आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, या देख नहीं रहे हैं सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, तो दृश्य सर्वे यहाँ से आप समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप है जो सिर्फ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, आवाज़ को आपने म्यूट कर रखा है, तो एक दृश्य साधन बन जाएगा। अगर आपने क्या कर लिया? वीडियो शुरू कर दिया, सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपका सर्वे साधन बन जाएगा। और दोनों काम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये दृश्य सर्वे साधन आपका बन जाएगा। दोस्तों शिक्षा जगत में शिक्षक ने अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु यांत्रिक दृश्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अभी आप कर रहे हो उसी प्रकार। दोस्तों अब देखिए, इनके अंदर पहला जो आता है यांत्रिक दृश्य साधनों में वो है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक, विस्तार, चित्र का विस्तार करने वाला यंत्र, यानी छोटे को बड़ा बनाकर दिखाने वाला। छोटे चित्रों को बड़ा आकार प्रदान करने का कार्य चित्र विस्तारक यंत्र करते हैं। छोटा चित्र है उसको बड़ा चित्र जो इतना सा है, चित्र विस्तारक यंत्र से देखेंगे तो वो इतना बड़ा कर देगा इसको। यही होता है चित्र विस्तारक यंत्र। सरल व स्वाभाविक अधिगम इससे हो सकता है। इनके द्वारा प्रस्तुत चित्र ध्वनि रहित होते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र के द्वारा जो चित्र मिलते हैं हमें, उनमें ध्वनि नहीं होती है, सिर्फ चित्र है उसको बड़ा किया जाता है। दृश्य साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन चित्र विस्तारक यंत्र होता है मित्रों। इससे शिक्षक के समय की बचत होती है तथा छात्र को स्पष्ट चित्र से विषय समझने में सुविधा भी होती है। दोस्तों इसे एपिडाइस्कोप भी कहा जाता है। चित्र विस्तारक यंत्र होता है, इसको एपिडाइस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आपके और आएगा एपीडिया स्कोप। एपीडिया स्कोप क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। ये क्या है आपका एपिडाइस्कोप होता है। दोस्तों और देखिए चित्र विस्तारक यंत्र के बारे में, संस्कृत भाषा शिक्षण में इस यंत्र का उपयोग वर्तनी की अशुद्धियों को समझाने, काव्य के मुख्य अंशों की व्याख्या करने में, रचना शिक्षण तथा कथा शिक्षण में किया जाता है। किसका? चित्र विस्तारक यंत्र का उपयोग। दूसरा यांत्रिक साधन होता है, दूसरा यांत्रिक साधन है दोस्तों, वो है आपका प्रोजेक्ट यंत्र। जिनके अंदर प्रोजेक्ट यंत्र है, जैसे अवरेड प्रोजेक्ट है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट है, स्टीरियो स्कोप है, या एपीडियो
एपीडिया स्कोप है, ये सभी क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट यंत्रों के अंदर पहला आता है ओवरहेड प्रोजेक्ट। इसमें पारदर्शिकाएं तैयार कर अध्यापक कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। इनके द्वारा संस्कृत शिक्षण को किसी भी पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाने में सुविधा रहती है। ये पारदर्शिकाएं भी विषय सभी विधाओं के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। इसी प्रकार प्रक्षेपण यंत्र यानी प्रोजेक्टर द्वारा चित्रों का प्रदर्शन करके भी संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। प्रोजेक्टर का प्रयोग करके भी संस्कृत शिक्षण को हम क्या बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट यंत्र आता है जो हमारा, वो आता है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। इस प्रक्षेपण यंत्र द्वारा किसी घटना से संबंधित अनेक चित्रों का प्रदर्शन करके उसका पूरा बिंब छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिल्म, एक फिल्म के रूप में सभी चित्र है उनको रख लिया जाता है और फिर छात्रों के सामने उनको दिखाया जाता है। इससे छात्रों में निरीक्षण व कल्पना शक्ति का फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट से क्या होता है, विकास होता है। तीसरा आता है हमारा स्टीरियोस्कोप। दोस्तों देखिए, किसी प्राकृतिक दृश्य तथा ऐतिहासिक स्थल को मूर्त रूप देने में यह अंतर क्या होता है, उपयोगी होता है। 3D रूप में उसकी संरचना हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कथा शिक्षण व रचना शिक्षण हेतु भी यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों। और चौथा है जो हमारा प्रोजेक्ट यंत्र, वो है एपीडिया स्कोप। दोस्तों एपीडिया स्कोप, एपीडाइस्कोप तो कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र को, और एपीडिया स्कोप ये क्या है, छपी हुई पुस्तकों को उस स्कोप के नीचे रखा जाता है तथा उसका बिंब पर्दे पर आ जाता है। जैसे कि आपके पास पुस्तक है तो उसके नीचे, जैसे एपीडिया जो स्कोप होता है इसके नीचे रखेंगे तो इसका बिंब आपके सामने बन जाएगा बोर्ड पे, जिसे सभी छात्र देख व पढ़ सकते हैं। संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों के उपयोग में यह अत्यंत सहायक है। एपीडिया स्कोप है, जो दुर्लभ चीजें होती है उनके बारे में अध्ययन कराने में यह सहायक होता है। तो ये थे आपके दृश्य साधन। दृश्य साधनों से हम आगे चलते तो हमारे आते हैं सर्वे साधन। दोस्तों किनको कहा जाता है सर्वे साधन? वे साधन, सर्वे साधन वे साधन है जिनमें ज्ञानार्जन के लिए मुख्यतः सर्वेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिर्फ सुनने वाली जो इंद्रियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास कर विषय के प्रति एकाग्र होने की योग्यता का भी क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। और सर्वे साधनों में पहला आता है हमारा आकाशवाणी। कौन सा है? आकाशवाणी। दोस्तों यह दूरस्थ शिक्षा का सस्ता, सुगम व बहुमुखी साधन होता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम संचार उपग्रह एप्पल द्वारा दूरसंचार तथा डेटा संचार के अनेक प्रयोग किए गए। भाषा विशेषज्ञ प्रत्येक विद्यालय तक पहुंच सके, यह एक कठिन कार्य है। अतः आकाशवाणी पर प्रसारित उनके भाषण, उनकी वार्ता, उनका साहित्य चर्चा, उनका नाटक आदि को सुनवाकर शिक्षक छात्रों को क्या कर सकते हैं, लाभान्वित करवा सकते हैं। दोस्तों आकाशवाणी पर प्रातः संस्कृत में समाचार है जो प्रकाशित किए जाते हैं। रेडियो पे समाचार नहीं आते हैं क्या? वही चीज है आकाशवाणी यहां पर। अब देखिए आकाशवाणी से और क्या होता है, इससे श्रवण कौशल का विकास होता है, सुनने का विकास होता है। आकाशवाणी श्रोताओं को अपनी ओर एकाग्र कर लेती है और उनकी कल्पना शक्ति का विकास भी करती है। दोस्तों पहला है सर्वे साधनों में आकाशवाणी। 2 नंबर पे हमारा आएगा ग्रामोफोन। दोस्तों देखिए ग्रामोफोन के बारे में, आकाशवाणी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का समय है वो निश्चित होता है कि 12 बजे से चलेंगे तो 12 बजे से चलेंगे तो 12:30 तक ही समाचार आएंगे। अब ग्रामोफोन से क्या होता है, देखिए उसे शिक्षक व छात्र एक निर्धारित समय पर ही सुन सकते हैं। किसके द्वारा? आकाशवाणी से होते हैं। जबकि ग्रामोफोन पर बार बार उस विषय को सुना जा सकता है, यानी रिकॉर्ड कर लिया जाता है किसी चीज को, उसको हम बाद में आराम से जब चाहे तब सुन सकते हैं। यह हर स्थान पर उपलब्ध एक सरलतम सर्वे साधन है। ग्रामोफोन है, यह हर स्थान पर मिल जाता है, छोटा साधन है। दोस्तों राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सामूहिक प्रार्थना आदि के लिए इसका प्रयोग किया भी जा सकता है। उच्चारण के साथ साथ श्लोकों, धातु रूपों, शब्द रूपों को कंठस्थ करने में भी आपका ग्रामोफोन है जो क्या होता है, सहायक होता है। दोस्तों तो पहला आकाशवाणी, दूसरा ग्रामोफोन, तीसरा जो हमारा सर्वे साधन आएगा वो आएगा ध्वनि अभिलेख रिकॉर्ड। ध्वनि अभिलेख यानी टेप रिकॉर्डर। दोस्तों टेप रिकॉर्डर
देखिए टेप रिकॉर्डर के बारे में, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड स्थायी होते हैं, किंतु टेप रिकॉर्डर के टेप है जो अस्थायी होते हैं। ग्रामोफोन में अगर आपने जो भी चीज सुरक्षित रखना चाहते हैं वो लंबे समय तक रख सकते हैं, टेप रिकॉर्डर में नहीं रख सकते। 1900 ईस्वी में डेनमार्क के पोलसेन ने एक तार रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। अमेरिका ने इस यंत्र में सुधार किया, परंतु कक्षाओं में उपयोग के लिए यह सिद्ध न हो सका। इसमें धातु या प्लास्टिक का फीता होता है जिसमें रिकॉर्ड के समान आवाज भर दी जाती है। इस उपकरण की सहायता से छात्रों का उच्चारण, अभ्यास, बोलने की गति, स्तर पर वह आदि है वो ठीक करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? ध्वनि अभिलेख रिकॉर्ड के द्वारा। दोस्तों आगे देखिए ध्वनि अभिलेख जो है उसके बारे में। इस उपकरण की सहायता से छात्रों का उच्चारण, अभ्यास, ये तो हमने देख लिया। इस प्रकार छात्र सहज ही शुद्ध भाषा, संभाषण, भाषण की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर से। दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर पर हमारा सर्वे साधन आता है, वो आता है सीतावाहे। सीतावाहे, सीताफल नहीं है ये, सीतावादे है। ये क्या है? सीतावादे। यहां पे वाहे लिखा है, वादे है ये, सीतावादे, जिसको हम लिंगुआ फोन के नाम से भी जानते हैं। लिंगुआ फोन का प्रयोग भाषा शिक्षण में होता है। दोस्तों इसकी सहायता से विदेशी भाषा सरलता से सीखी जा सकती है। लिंगुआ फोन की सहायता से आप जो विदेशी भाषा है उसको आसानी से सीख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण के लिए भी ये क्या है? लाभदायक है। दोस्तों इसमें विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण, काव्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, और संस्कृत के क्षेत्र में भी कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है। तो अगर आप अलग भाषा सीखना चाहते हैं मातृभाषा को छोड़कर, तो वहां पर लिंगुआ फोन या सीतावादे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों 5वां सर्वे साधन आता है मुख्य रूप से, वो है आपका भाषा प्रयोगशाला। देखिए भाषा प्रयोगशाला के बारे में। भाषा प्रयोगशाला विद्युत की सहायता से नियंत्रित कर एक कक्ष होता है जिसमें छात्र एक साथ बैठकर भाषा सीखते हैं और व्यक्तिगत निर्देशन है जो प्राप्त करते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक और सर्वे और दृश्य सर्वे प्रकार की भी हो सकती है। यह सर्वे भी हो सकती है, दृश्य भी हो सकती है, और दृश्य सर्वे तीनों प्रकार की आपको भाषा प्रयोगशाला मिल जाएगी। तो ये जो साधन थे आपके, ये थे सर्वे साधन, सर्वे उपकरण। दोस्तों अब बचते हैं हमारे दृश्य सर्वे साधन या दृश्य सर्वे उपकरण। तो देखिए क्या होते हैं ये दृश्य सर्वे साधन। दृश्य सर्वे साधन ये वह साधन है जिनके द्वारा एक साथ देख व सुनकर छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं। दृश्य सर्वे साधनों के द्वारा छात्र एक साथ देखते हैं, एक साथ सुनते हैं और छात्र है ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये शिक्षा जगत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं दृश्य सर्वे साधन, क्योंकि इनके प्रयोग से छात्र किसी भी बात को शीघ्रता व सरलता से समझ सकते हैं। अब इनमें पहला हमारे जो आता है वो आता है मित्रों दूरदर्शन। कौन सा है? दूरदर्शन है दोस्तों। टेलीविजन, देखिए टेलीविजन को आप देखते भी हैं, दिखाई भी चित्र देते हैं उसमें, और सुनाई भी उसके हमें देते हैं। दोस्तों दूरदर्शन आज शिक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण साधन बन गया है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हेराल्ड हंट नामक व्यक्ति ने इसका प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया था। दोस्तों भारत में नियमित रूप से इसका प्रचलन 15 सितंबर 1959 को हुआ। किसका? दूरदर्शन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूरस्थ शिक्षा तथा दूरदर्शन के उपयोग पर और अधिक बल दिया गया 1986 में। 1936 में BBC लंदन ने इसे जनता के लिए उपलब्ध करवाया दूरदर्शन को। दोस्तों दूसरा जो हमारा दृश्य सर्वे साधन आएगा वो है सर्वे दृश्य अभिलेख। इन अभिलेखों के द्वारा अधिगमकर्ता को यह सुविधा हो जाती है कि वह अपनी इच्छा से जब चाहे कार्यक्रम देख सुनता है, सुन सकता है। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल में फिल्म रखते हैं तो आप जब मन करते हैं उसको देख सकते हैं, जब मन ना करे तो ना देखें, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। वही चीज़ होती है दृश्य सर्वे अभिलेख। आजकल NCERT नई दिल्ली व SIRT उदयपुर आदि अनेक संस्थाएं ऐसे कैसेट्स तैयार करवा रही है जो विशेषतः शिक्षा के विविध पक्षों तथा स्तरों से क्या होंगे? संबंधित होंगे। संस्कृत शिक्षण करते समय इन अभिनय को साथ साथ करता रहता है, जैसे आदर्श वाचन, सहस्वर वाचन, कथा वाचन आदि के समय आंगिक, वाचिक, सात्विक अभिनय साथ साथ होते रहते हैं। और यह है आपके दृश्य सर्वे
अभिलेख। 3 नंबर पे जो हमारा दृश्य श्रव्य साधन आएगा वो है संगणक, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। संगणक आज हमारी अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। हर मिनट की जरूरत है आज हमारे कंप्यूटर की दोस्तों। आज प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक इसकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज हर स्तर पर कंप्यूटर की कक्षाएं लगने लगी है दोस्तों। संस्कृत शिक्षक भी अपने शिक्षण को रोचक व सुगराय बनाने के लिए संगणक का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत भाषा संगणकों के लिए सर्वाधिक सफल भाषा है। कंप्यूटर के अंदर देखी जाए तो आप अगर अंग्रेजी की बात करते हैं, आप हिंदी की बात करते हैं या अलग की बात करते हैं, उन सबसे टॉप भाषा रहती है कंप्यूटर के लिए, वो रहती है दोस्तों संस्कृत भाषा। और चौथा दृश्य सर्वे साधन है वो है आपका इंटरनेट प्रणाली दोस्तों। ए विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशन सुपर हाईवे, अर्थात संसार की सूचनाओं का भारी भंडारगृह है इंटरनेट दोस्तों। इसके द्वारा संसार के किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जानकारी कंप्यूटर का बटन दबाकर मॉनिटर पर घर बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रणाली से जुड़े कंप्यूटरों के मध्य तेज गति से आंकड़ों का संप्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक अखबार पढ़ना, विश्व के किसी भी व्यक्ति से बात करना, देश विदेश के पुस्तकालयों से संपर्क रखना, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन भी इंटरनेट प्रणाली के द्वारा संभव हुआ है दोस्तों। तो संस्कृत के अंदर जो हम देख रहे थे, संस्कृत के अंदर शिक्षण, जो शिक्षण के साधन है, अधिगम साधन, उनके बारे में दोस्तों। जो उपकरण दृश्य सर्वे जो साधन है ये हमने देखे। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए भी साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संस्कृत व्याकरण के लगभग टॉपिक हो चुके हैं और जो हमारी शिक्षण विधियां उनका एक टॉपिक और बचा है, मूल्यांकन है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।